कर दीजिएगा। हो गया? चलिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब पे और इस एसएम पाठशाला पे। और बिहार पुलिस का ड्राइवर लंबे समय से रुका हुआ था, टेस्ट जो चल रहा था, हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन सामने है। कुछ व्यस्तता ज़्यादा थी बाबू, इसके कारण थोड़ा सा रुका हुआ था। कोई बात नहीं, देर से आए हैं दुरुस्त आएंगे। अब जो है रेगुलर आपका वहाँ सेट भी चलेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मूत्र का पीएच मान, ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखेंगे पीएच स्केल को खोजा कौन? पीएच स्केल को कौन खोजा बाबू? सोरेनसन। कौन खोजे थे? यहाँ लिख देते हैं, पीएच स्केल की खोज करता करता। ठीक है, ये सोरेनसन खोजे थे, सोरेनसन। ये कब खोजे थे? 1900, बात समझ गए? 1909 में खोजे थे। एच वैल्यू देखा जाए अगर कहाँ से होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 14 तक होता है 7। ठीक, 7 के अगर आप इधर आते हैं तो अम्लीय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अम्लीय। 7 के अगर इधर गया तो वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6। मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6, यानी कि मूत्र हमारा जो है अम्लीय है, थोड़ा सा क्या है? अम्लीय है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? है, आंसर क्या हो जाएगा? है। पीएच वैल्यू क्या होता है मूत्र का? है। दूसरा का क्वेश्चन है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 2 नंबर पे क्वेश्चन, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि, आंख बंद करके अग्नाशय मार दीजिए। तो अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है। बात समझ गए? और बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन, इनकी क्या विशेषताएं होती, ये हम आपको बता देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां बाबू कभी भी अगर स्रावित करेंगी तो वो हार्मोन स्रावित करेंगी। क्या करेंगे? हार्मोन स्रावित करेंगे। और ये ब्लड से कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि इसमें ब्लड मिला हुआ रहता है। ब्लड क्या हुआ रहता है? मिला हुआ रहता है। वही स्रावी ग्रंथि कभी भी स्रावित करेगा तो एंजाइम करेगा। क्या करेगा? एंजाइम करेगा। ठीक है, और ये ब्लड से कनेक्ट नहीं होता है। ब्लड कनेक्ट नहीं होता है। ये दो विशेष अंतर है। बात समझ गए? बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों, यानी कि ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी स्रावित करता है, तो वो कौन सा होगा? अग्नाशय होगा। कौन सा होगा? अग्नाशय होगा। हमारे सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा तो वो है यकृत। 2 नंबर पे कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। अभी इसका ये नेचर है कि वो एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है। एंजाइम में देखिएगा तो टाल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। बस समझ गए? ट्रिप्सिन प्रोटीन जाता है, लाइपेज वसा को पचाता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और इसी से हार्मोन भी निकालिएगा तो अल्फा, बीटा और गामा भी निकालता है। बस समझ गए कि नहीं? तो यह हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अब इसको भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस ये रिवीजन सीरीज है, देखते रहिएगा। बस समझ गए कि नहीं? रिवीजन करते रहिएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? लौंग पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प कली से। बात समझ गए कि नहीं? लीची का खाने वाला भाग एरिल कहलाता है। आम का हम फल भित्ति या फल नीति लिखा हुआ है, इसको आप फल भित्ति समझिएगा। बात समझ गए? और नारियल का हम लोग भ्रूण खोस खा लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पुष्प कली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर हम लेके चलते हैं ताकि आपको आसानी से। चलिए अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुकी दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, जो क्या हो रहा है, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक, और इसका आंसर हो जाएगा बाबू 33। क्या हो जाएगा? 33, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी में पीछे कुल टोटल 33 हड्डियां होती है, जिसमें से पहला जो हड्डी होता है ना, पहला एटलस बोन कहा जाता है। कौन सा बोन? एटलस बोन कहा जाता है। बात समझ गए? और पूरे मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है। चेहरे में 14 गो होता है। पूरे सिर में 19 होता है। कान में 6 गो होता है। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, एक पैर में 30, एक पैर में 30। कल तब जब हम लोग स्केलेटन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में एप्लीकेशन पे, बात समझ गए, तो वहाँ ये सब चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। तो फिलहाल अभी कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। ये ध्यान रखिएगा, जो पहला इसका बोन होता है वो कौन सा बोन होता है? वो होता है एटलस बोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर हम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं कि कौन सा अक्रिय गैस
वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये हो जाएगा रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन। बात समझ गए? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये समूह 0 या फिर समूह 18 में आते हैं। में आते हैं 18 समूह में आते हैं या फिर 0 में आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो वहां पे मिलेगा हीनिय कजरे। बात समझ गए? हीनिय कजरे। आगे देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज ये हेनरी बेकुरल ने किया था। बात समझ गए? हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज कौन किया? हेनरी बेकुरल। एक क्वेश्चन और बड़ा लाजवाब पूछता है, नोबेल कब दिया गया? तो नोबेल दिया गया 1903 में। 1903 में इनको नोबेल दिया गया। बिल। बात समझ गए? रेडियो धर्मिता की खोज यानी कि अल्फा बीटा गामा जिस चीज से करते हैं, वो रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाता है। बात समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप है। आपके सामने ऑप्शन है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, के बाद है ब्यूटेन एथिलीन, प्रोपेन एल्कोहल, ब्यूटेन प्रोपेन एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य रूप है, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह से ये पता चलता है कि ये केमिस्ट्री का चीज है। वन लाइनर क्वेश्चन है तो आप सीधा रट के आगे निकलिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो अगर बल का मात्रक न्यूटन है तो न्यूटन में अगर इनको देखिएगा, ये 9.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। ये वन लाइनर है, यहाँ आप डिस्क्राइब करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है बाबू। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये 12 है। ये किलोमीटर में है। अगर ये मीटर में रहा तो यहाँ 15 हो जाएगा। पावर पे क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। बात समझ गए? 9.46 इन 10 पे पावर 12, अगर किलोमीटर में है तो 12 रहेगा। अब मीटर में रखना है तो 3 को शून्य बढ़ा दीजिएगा तो 12 से क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खींची हुई धनुष में ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है कि यांत्रिक ऊर्जा रहती है कि गतिज ऊर्जा रहती है कि या फिर इनमें से कोई नहीं रहता है? बाबू, खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहती है। कौन सी ऊर्जा? और छोड़ दीजिएगा तो वो गति करेगा तो गतिज ऊर्जा रहता है। बात समझ गए? जो ऊर्जा वो इकट्ठा किया हुआ है खींचने पर, बात समझ गए? जो ऊर्जा वो खींचने पे इकट्ठा किया हुआ है और उसको छोड़ दीजिएगा तो वही ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यह है सूर्य। कौन सा है बाबू? बात समझ गए कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये अत्यधिक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और ग्रीन गैस इफेक्ट भी डालता है। ठीक, आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब देखिए, अगर इसको हम समझाने पे आए कि लगभग आधा घंटा का 1 घंटे का अकेले लेने वाला चीज है। ठीक है, और नीचे आ जाओ भाई। क्वेश्चन आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? गोलार्ध की बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अब आपको ज्योग्राफी अगर हम देखें, ये पृथ्वी हमारा गोला है, गोला का आधा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध। आप सभी जानते हैं 23.5 डिग्री ऊपरी रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री को मकर रेखा, सूर्य इन्हीं के बीच लंबवत चमकता है। बात समझ गए कि नहीं? तो सूर्य दिसंबर में यहाँ रहता है, फिर यहाँ जाता है, फिर कर्क रेखा की तरफ जाता है, फिर 0 डिग्री के पास आता है, फिर मकर रेखा के पास जाता है। तो दिन बड़े और छोटे हो जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? सूरज जब जिस दिशा में रहेगा उधर दिन बड़ा कैले रहेगा, और इन्हीं दोनों के बीच सूर्य हमेशा चमकता है। इन्हीं दोनों के बीच सूर्य लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें इन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर और कर्क रेखा के बीच लंबवत पड़ता है। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ये आपके क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर है 13। दामोदर नदी घाटी वन लाइनर है 1948 में। कब हुआ? 1948 में। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र या फिर मेघालय। उसके बाद ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ के क्षेत्र में। यहाँ देखिएगा, इसका आंसर होगा
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा को अगर आप देखिएगा तो पश्चिमी घाट पे। किस घाट पे? पश्चिमी घाट पे। कहें कि इन्हीं घाटों से मानसून हमारे यहाँ क्या करता है? प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकरा करके पश्चिमी घाट पे भयानक वर्षा कराता है। बात समझ गए? तो ये मानसून का आना, मानसून का जाना और किस क्षेत्र में कितना वर्षा होती है, ये ज्योग्राफी का विषय है। तो फिलहाल अभी यहाँ के लिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन का एक सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय डेयरी, अगला क्वेश्चन है बाबू। थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि ध्यान से रहे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबू अमृतसर में है। कहाँ पे है ये? अमृतसर में है। इसका एक और नाम है गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात समझ गए? रामदास, रामदास इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि भारत, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन में है अप्सरा, रोहिणी, कामिनी और उर्वशी। आंख बंद करके रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ये बिहार पुलिस का ड्राइवर का एग्जाम में उतना हार्ड क्वेश्चन देता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको सही करना पड़ेगा। बात समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। ये आपको याद भी होगा। क्वेश्चन चलते हैं आगे लेकर के। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक रबड़ कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रबड़ के पेड़ 0 डिग्री के आसपास बहुत सघनता से पाए जाते हैं। बात समझ गए? तो 0 डिग्री के आसपास अगर भारत का कोई इलाका है तो वो केरल है। केरल में रबड़ के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का केरल हो जाएगा। बात समझ गए? देखिए, कह रहा है कि सागौन तथा साल वृक्ष किसके उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और पर्वतीय वन। तो बाबू ऑप्शन छाटेंगे तो पर्वतीय वन तो पर्वत में पाए जाएंगे, कटीले वन तो रेगिस्तान में पाए जाएंगे, सदाबहार वन तो 0 डिग्री में पाए जाएंगे, और सागौन और साल का वृक्ष हमेशा हमारे यहाँ जो एक साल में एक बार अपना पत्ता गिरा दे पौधे, उसको पतझड़ कहते हैं। बात समझ गए? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क और पतझड़ीय वन ये यहाँ के उत्पादक है। यहाँ पे जो पत्ते उगते हैं या पेड़ पौधे उगते हैं वो इस जलवायु में उगते हैं। बात समझ गए कि नहीं? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु में। अब ये जलवायु का चैप्टर है, जलवायु जब अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चन निकाल लेंगे। बात समझ गए कि नहीं? अब इतना ध्यान रखिएगा कि साल में जो एक बार पत्ते गिराए वो पतझड़ वन कहलाते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहे वो सदाबहार वर्षा वन कहलाते हैं, जो मरुस्थल में उगे वो कटीले वन, और खेजड़ी उजड़ी देखिएगा मरुस्थल में उगता है, खेजड़ी एक पौधा होता है। ठीक है, और पर्वतीय वन पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी किन दो पर्वतों के बीच श्रृंखला श्रृंखला स्थित है? आगे देखिएगा, नर्मदा, अगर आप भारत को देखिएगा, भारत का अगर हम यहाँ मैप बनाएं, ठीक, इस इलाके में एक ऊपर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है विंध्याचल, और एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है सतपूर्णा, और इसी के बीच बहती है। बात समझ गए कि नहीं? विंध्याचल और सतपूर्णा, और ये रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी की नदियां हैं। ये जो है एस्चुअरी घाटी की नदियां हैं। मैंने इनका धार इतना तेज होता है ना, क्या बताया जाए। अगर जब हम मानसून पढ़ते हैं, वर्षा होती है, तो कैसे कैसे ये इनका धार तेज होता है। इसको प्रचंड नदी, चंचल नदी या फिर भयावह नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझे कि नहीं? वर्षा होता है, इन मानसून इन पर्वतों से टकरा करके इसी घाटी में बरस जाता है, जिसका स्पीड इसका जो है बहुत तेज हो जाता है। इसको रेवा नदी या चंचल नदी भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा है? सतपूर्णा और विंध्याचल श्रेणी। इस पर्वत का नाम विंध्याचल और ये सतपूर्णा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक समता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता पूछा है ना। चलिए आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से लेकर के 30 तक। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको करते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक, यहाँ देखिए, अनुच्छेद 25 से 30 तक है। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। चलिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? यह है 11वीं। पंचायती राज में अभी कितना विषय है? तो 29 विषय है बाबू। कितना विषय है? 30 विषय। यह हमारे अनुसूची का हिस्सा नहीं था। बाद में संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची हमारे यहाँ जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची
जोड़ा गया। और ये पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज के लिए भाग में भी भाग 9 भी पंचायती राज से संबंधित है। डीपीएसपी में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िएगा तो भाग वहाँ आर्टिकल 40 भी पंचायती राज से संबंधित है और आर्टिकल 243 भी संबंधित है। विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं, ऐसा व्यवस्था भारत कहाँ से लिया गया है? भारत लिया है तो वो इंग्लैंड से लिया गया है। बात समझ गए? भारत कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन अगर यही शब्द बदल देगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो जापान से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? जापान से। बात समझे कि नहीं? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन नहीं जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान निर्माण किया जा रहा था, उसके अस्थाई स्थाई परमानेंट स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप अगर जो ये पॉलिटी पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चलिए, आर्टिकल कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन में है 1972, 1977, 1976, 1978। ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्यों को जोड़ा। बात समझ गए? जब देश में निवास कर रहे लोगों के अंदर जब देश भावना कम हो गई, देश प्रेम देखा जाता है कि कम हो गया, उस समय के लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाना, राष्ट्र के विचारों का अपमान होना, तब जाकर के हमारे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में जोड़ दी गई। बात समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ये खुद आप बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन 1 है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का सरकार का अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। नहीं, राज्य का ये संवैधानिक अध्यक्ष होता है। केंद्र मत मार दीजिएगा, राज्य का यह संवैधानिक है कि इसके छोटे छोटे भाई सभी राज्यों में राज्यपाल के रूप में है, नेतृत्व कर रहे हैं। भारत का वास्तविक संस्थापक, भारत का वास्तविक शासक इसको नहीं कह सकते हैं, ये शासक नहीं। बात समझ गए? हमारे यहाँ गणतंत्र की व्यवस्था है, देश का सबसे बड़ा पद वो अनुवांशिक नहीं है। तो अनुवांशिक कहने का मतलब है कि उनका बच्चा का बच्चा नहीं बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ गणतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उस लायक होगा वही बनेगा। बात समझ के? गणतंत्र इसे कहा जाता है, यानी कि देश का सर्वोच्च पद का वंशानुगत न होना, ये गणतंत्र कहलाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। कितनी हो सकती है बाबू? 550। पहले ये 552 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है अभी। जो सीट बचा हुआ है वो लद्दाख के लिए बचा हुआ है, पीओके के बचा हुआ है, ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब आएगा तब हमारा वहाँ का सांसद चुन के आएगा तो उस सीट पे बैठेगा। तो संसद की कुल खाली बेंच भी हमें ये ज्ञान कराती हैं कि अभी भी हम लोगों को पीओके लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा है। अध्यक्ष पूछेगा तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष है तो अनंत हैं, देखिएगा अनंत होंगे। ठीक, अनंत सैनम आयंगकर, अनंत सैनम आयंगकर, इसका आंसर डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 बाबू का रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और यहीं से योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल का व्यवस्था है? आपातकाल 3 तरीके का है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति, एक वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये सब आपको पता होगा। निम्न में से कौन सी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? ये लोथल और सुतपुत्ता, ये दोनों बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल और पोतदा। लोथल और पोतदा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, चिन्ह स्वास्तिक किस सभ्यता की देन है? आंख बंद करके हड़प्पा सभ्यता मारिएगा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु नदी के पास मिला। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ये वहीं का देन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 33 नंबर, अहिछत्र या फिर काम्पिल्य निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? ये हो जाएगा पंचाल। क्या हो जाएगा?
पंचाल। कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा, सूरसेन का मथुरा होगा और मल्ल का सावती हो जाएगा। मल्ल का सावती या फिर नारा या कुशीनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ होता है, बात समझ गए। और सूरसेन का होता है मथुरा। सूरसेन का क्या होता है? मथुरा। और पांचाल का अहिछत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन शुंग वंश की राजधानी थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। क्या थी? विदिशा थी। भावनगर था नहीं, पाटलिपुत्र था नहीं, प्रतिष्ठान था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से ये कलीला वादिम किसका अरबी अनुवाद है? यह है पंचतंत्र का। का अनुवाद है पंचतंत्र को लिखे थे कौन? विष्णु शर्मा लिखे थे। कौन लिखा था? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम महान शासकों लिखा जाता। यह किसका कथन है? तो एलिफिस्टन का कथन। किसका कथन है बाबू? एलिफिस्टन का कथन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रजिया एक बहादुर शासिका थी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया? मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सुहाबुद्दीन, अबू हसीम और शेख अहमद में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, अबू हासिम के द्वारा किया गया। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संत एवं भक्ति संत के बीच सामाजिक एकता का विस्तार किसने किया? इसमें किए थे कबीरदास। कौन किया था? कबीरदास। कबीरदास की लेखनी बड़ा प्रसिद्ध है, साखी शबद रमौनी। आप ये ध्यान रखिएगा। दाग एवं हुलिया प्रथा को पुनः जीवित कौन किया? तो पुनः जीवित किया था शेरशाह। दाग और हुलिया प्रथा को किया था अलाउद्दीन खिलजी। बीच में कुछ किया था, फिर उसको शेरशाह के द्वारा शुरू कर दिया गया था। बात समझे। दाग और हुलिया प्रथा, घोड़ा को दागा जाता था और जो आप लोग हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हुलिया में लिखते हैं ना कि मोल मार्क आम फलाना जगह, ये ट्रिक यहाँ पे है, कट मार्क है, ये सब इन्हीं सबों का देन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जजायु का युद्ध जिसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था? चलिए जजायु का युद्ध या उत्तराधिकार का युद्ध ये बाबू हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी कि बेटा सब जो है संपत्ति को या फिर शासन को संभालने के लिए अपने में लड़ गया था सब। बात समझ गए कि नहीं? ये हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में, उत्तराधिकार का युद्ध। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये औरंगजेब के बेटा बहादुर शाह द्वितीय और या फिर आदम शाह के बीच, या बहादुर शाह जफर कॉलेज से, आदम शाह और बहादुर शाह द्वितीय। आदम शाह प्लस बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के बीच हुआ था ये लड़ाई, जजायु का युद्ध। बात समझ गए। आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा आपका ट्रेड का क्वेश्चन चालू हो गया है। ठीक, अब ट्रेड के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चलते हैं। लिखा हुआ है कि वाहन के इंजन में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल दो बार हुआ है, या फिर सी मार दीजिए या फिर बी मार दीजिए। देखिए ये ड्राइवर का सेट है। ठीक, और 40 नंबर आपका ट्रेड से पूछता है और 60 नंबर जीके जीएस वगैरह पूछता है। ठीक, तो अब ये 40 नंबर के बाद अब शुरू हो गया है आपका ये ट्रेड का क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में कौन सा तरल भरा जाता है? तब ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल का प्रयोग होगा। ठीक, ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के टायर में वायु दाब की जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये टायर गेज का प्रयोग किया जाता है। जो ड्राइवर भाई लोग हैं वो ये बात जानता होगा टायर गेज क्या होता है। ठीक, अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कि वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा तरल पदार्थ, कूलेंट डाला जाता है? सीधा बात, क्या डाला जाता है? कूलेंट। 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा ऑयल उपयोग किया जाता है? तो गियर बॉक्स में तो गियर ऑयल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन, ऐसे ही ट्रेड का क्वेश्चन आता है। आप समझ गए कि नहीं? आगे देखिए, फिर जल्दी जल्दी पढ़ के निकलते हैं। वाहन के गियर बॉक्स में 45 हो गया। 46 नंबर, वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम में कौन सा तरल पदार्थ भरा जाता है? द PSF भरा जाता है, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। SF पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। चलिए
अब कुछ हम लोग के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, क्वेश्चन यह है कि वाहन के बैटरी का देखभाल कैसे करें। बैटरी के टर्मिनल को साफ करें, उसको साफ सुथरा करना है। बैटरी को नियमित चार्ज करें, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऊपर चलते हैं, वाहन के टायर की देखभाल कैसे करें। ये पढ़ के निकलते हैं, टायर के दबाव को नियमित जांच करना होता है, और उसके बाद टायर को नियमित से घुमाएं। इसका भी ऑप्शन नंबर एक और दो हो जाएगा। वाहन के इंजन ऑयल की जांच करें, तो ऑप्शन नंबर एक या दो। इंजन ऑयल के स्तर की जांच करना है, इंजन ऑयल की रंग की जांच करना है। ज़्यादा काला पड़ जाता है तो मोबिल वगैरह हम लोग को बदलना पड़ जाता है। चलिए, आगे का क्वेश्चन है, ट्रेड का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही चलेगा। वाहन के ब्रेक पैड की जांच कैसे करें। ये तो उसका हमको ध्यान रखना है कि ब्रेक पैड की मोटाई, ये मोटाई की जांच करना है, और घिसाव को देखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के एयर फिल्टर की जांच कैसे करें। एयर फिल्टर की सफाई किया जाता है, और एयर फिल्टर को बदल दिया जाता है। बात समझ गए कि नहीं। आगे देखिए, वाहन के फ्यूल फिल्टर की जांच कैसे करें। फ्यूल फिल्टर बदला जाता है, फ्यूल फिल्टर को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो बेहतर होगा। तो फ्यूल फिल्टर को क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाहन के इंजन की जांच कैसे करें। ये सब के सब ट्रेड का क्वेश्चन है। पहले वाइवा होता था, वाइवा में ये सब पूछा जाता था, जो मौखिक जवाब दिया जाता था, लेकिन इस बार से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक, तो इंजन की जांच करने के लिए हमको इंजन का ऑयल, जिसका खाना होता है, वो ध्यान रखना है, और कूलेंट, इंजन को ठंडा करने वाला पदार्थ है कि नहीं, ये भी जांच करना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वाहन के ट्रांसमिशन की जांच कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑयल की जांच करें, ट्रांसमिशन हिसाब की जांच करें। सही है दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा ऑयल उपयोग किया जाता है। खुद रिपीट हो गया है। ठीक है, तो गियर ऑयल। आगे बढ़ते हैं, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम में कौन सा तरल पदार्थ भरा जाता है। तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड भरा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वाहन के टायर की धातुओं की जांच क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। टायर की सुरक्षा के लिए, टायर की आयु बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बाबू ए और बी। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के इंजन की पावर को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग की जाती है। का आंसर, अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ताकि ये आपको आसानी से दिख जाए। हार्स पावर, इंजन किस पे काम करता है, हार्स पावर पे, वोल्ट पे, एम्पेयरिंग पे, वाट पे। का आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर का इंजन भी आता है हमारे यहाँ, जो आपके यहाँ मोटर लगा होता है। बस ये देख के आगे निकलना है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के ब्रेक सिस्टम में कौन सा भाग महत्वपूर्ण है। ब्रेक सिस्टम में पैड, ये ब्रेक पैड भी महत्वपूर्ण, और ब्रेक डिस्क भी महत्वपूर्ण। तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वाहन के इंजन ऑयल को बदलने की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। 60 नंबर, हर 5,000 किलोमीटर पर, हर 10,000 किलोमीटर पर, हर 15,000 किलोमीटर पे। का आंसर हो जाएगा सही जवाब। वाहन निर्माता, जिसको जो कंपनी जो अपना वो देता है 500 किलोमीटर पे, या फिर 1,000 2,000 किलोमीटर पे, बात को अब जो है ध्यान रखिएगा। हेलो जी, हेलो हेलो। पार्किंग क्या दर्शा, नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता। नो पार्किंग कहने का मतलब वाहन खड़ा
खत्म का प्रयोग कब किया जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन। इंडिकेटर दाहिना बायां दो, जब वाहन चालू किया के दाएं जाइए या बाएं मुड़ जाइए, मोड़ लेने पर दाहिने मुड़, बाएं मुड़। अब कुछ 65 नंबर कान से 500 रुपये चालान कटेगा। चालान का एक बस में सीट पहिया नहीं। 67 नंबर है पीली सावधानी, वाहन का प्रदूषण पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पी। अर्थ क्या है? कि जाने दे, गिव वे, पहले दूसरे वाहन को जाने दे, वाहन को पढ़ी के पता। एक बच्चे को गाड़ी में बैठाते बच्चों की वाला क्वेश्चन, वाहन अधिकारा 70 क्या आता है? वाहन जब ड्राइवर लाइसेंस मालिक चालक का आंसर हो, गाड़ी तेज ओवरटेक कर, नॉर्मल चीज ज़्यादा इसलिए। ठीक है, प्रोहिबिटेशन क्या क्वेश्चन नंबर वर्ण वर्जित चिन्ह क्या दर्शाता? आगे बढ़, वर्ण वर्जित मालिक द्वारा वाहन चलाने पर पे कानूनी कार्रवाई होती है। मालिक है व्हीकल फिटनेस, वाहन समझ गए। ओवरटेकिंग, ओवरटेक आपको कार की कार की ब्रेक लाइट, ब्रेक जलता है खतरनाक लाल कलर, वही है। वाहन का में आता है, बाध्यकारी है, आपको बाध्य गाड़ी ले ली। राउंड अबाउट अर्थ क्या है? कार चौराहा राउंड हो, ड्राइवर के लिए, वाहन के नारंगी, सब कुछ यक्ष टॉकिंग भारत को पहला भारत 2025 प्रवासी भारत 27 ध्यान रखिए।
यशस्विनी कहाँ पे हुआ? का कास तमिलनाडु। तमिलनाडु। 81 नंबर। जलद मतलब होता है बादल। तद मतलब बाकी सब है सब। जलजीव भी। निर्वाचीन का माप वाक्यांश यक में बाद में जोड़ा। अधिक। अधिक ये घी के दिए जलाना बहुत अच्छा बात है। बाबू संगठन की स्थापना कब किया गया? 92 नंबर। साल के हो जाएंगे तब पर्यटन पे जाएंगे। ध्यान रखिएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय दिल्ली है। भारत का लंबा रेलवे स्वरूपा स्वामी जी ये किस राज्य में है? पेज लेते हैं। असम। कर्नाटक। कहाँ पे है बाबू? 92 नंबर है कि प्रथम देश का कप किस बैडमिंटन का रहता है क्या के पास? ठीक। 92 नंबर। सॉफ्ट करेंसी चाहिए कौन कम हो दूसरा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। क्या बात। आगे बढ़ी। भारत का शेयर या उससे छोटी है। 35 सॉरी 35 शेयर से कम होता है। एक इकट्ठा होता है क्या होता है? आज समझ। 4 बीघा लगभग होता है। पास हुआ है। पर हुआ है। पद ये पांचवी पंच। ठीक है। 1800 घटना के बहावी था। बहावी बिहार पुलिस। अब अब जो है बिहार पुलिस जल्दी जाएगा बाकी लोगों को डाउनलोड वहाँ टेस्ट क्लास सब कुछ हैं फिर हम लोग